हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो 2 वीडियोज़ है उनमें हम डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं ना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है। अभी आज की वीडियो में भी हम डायमेंशन कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ की डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। आगे तक पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी इवन पूछे जाते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या क्या होगी। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में फोर्स की क्या होगी, इम्पल्स की क्या होगी, प्रेशर की क्या होगी। तो ये पूछे जाते हैं, हर तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो नॉर्मल आप एसएससी देते हो या एनडीए का एग्ज़ाम देते हो या किसी भी इस फील्ड का देते हो तो आपसे ये नॉर्मल चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। दिखने में वैसा लग रहा होगा नॉर्मल है, पर ये इंपॉर्टेंट है भाई। और आप लोगों के लिए तो थोड़ा टफ भी लग रहा होगा, स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो। जब आपके रूटीन में आ जाएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा तो आप फटाफट निकाल दोगे। बस आपको क्या याद होनी चाहिए, फॉर्मूला। विदाउट फॉर्मूला आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है डायमेंशन को निकालने का। तो डायमेंशन अगर आपको चाहिए तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर यूनिट याद नहीं है तो चल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले से ही हम यूनिट निकाल सकते हैं और फिर हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझा रखा है। ठीक है, 9 क्वांटिटीज़ का हम निकाल चुके हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ का। आज हम आगे शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखें हमारा चल क्या क्या रहा है। ठीक है, फिजिकल सीरियल नंबर बाहर दिखा देते, वैसे तो जगह बच जाती, कोई नहीं अब बना दिया। तो सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशन। ठीक है, देखें नंबर 10 हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, हमने पढ़ा था लास्ट, हमने पढ़ा था प्रेशर का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी वर्क और एनर्जी। वर्क या एनर्जी, हम जानते हैं वर्क या एनर्जी हो, दोनों की जो यूनिट होती है वो सेम होती है। वर्क हो चाहे एनर्जी हो, यूनिट तो दोनों की सेम होती है। कितनी होती है यूनिट? जूल होती है। जूल में बताते हैं यहाँ पर। और फॉर्मूला भी हम जानते हैं। और वर्क होता क्या है भाई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वही लिख रही हूँ मैं फॉर्मूला इसका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो आप 10th क्लास में भी पढ़ते थे, कोई नई चीज़ थोड़ी ना। यानी कि बल गुणा विस्थापन। ठीक है, क्या होती है? वर्क होता है। ठीक है, यूनिट आप कैसे निकालते हो? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। इस न्यूटन इंटू मीटर को ही हम क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल, JOULE। ठीक है, जूल साइंटिस्ट का नाम है, ऐसे ही न्यूटन भी तो साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम से यूनिट चल रही है। ठीक है, तो वर्क या एनर्जी, चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी हो, दोनों के लिए फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है और यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर, जिसे हम जूल कहते हैं। डायमेंशन कैसे निकालेंगे? फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? अब तक तो आपको याद भी हो जानी चाहिए, बार बार यूज़ कर रहे हो आप फोर्स की डायमेंशन को। फोर्स की डायमेंशन होती है आपकी M1 L1 T-2। ये आपको हमेशा याद रखनी है। फोर्स की डायमेंशन कई बार यूज़ आ चुकी है। मीटर का मतलब लेंथ की डायमेंशन क्या होगी? L1। समझ में आ गई? तो आपके पास ये क्या डायमेंशन बन गई? M तो 1 है ही, अभी भी 1 ही है, लेकिन L 2 हो गई। क्यों? क्योंकि ये इसकी ये पावर और इसकी ये पावर दोनों जुड़ जाएंगी, 1 और 1 2 हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन है इसलिए जोड़ेंगे, L2। और T के साथ क्या आएगा? T-2। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये M1 L2 T-2 ये किसकी होती है? वर्क या एनर्जी की डायमेंशन होती है। बात समझ में आ गई? तो ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वर्क या एनर्जी की, ये आपको याद रखनी है। जैसे फोर्स की काम आती है बार बार, ऐसे ही वर्क की भी बार बार काम में आती है डायमेंशन। ठीक है, ओके। नंबर 11 नेक्स्ट है आपकी, वो है सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको पृष्ठ तनाव। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर कोई भी पृष्ठ है उस पर लगने वाला फोर्स सरफेस टेंशन कहलाता है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। और आगे हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ आएंगी, जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना 11th में आप जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे आपकी क्या होगा,
बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, उन टॉपिक्स में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, तो वहाँ मैं आपको डिस्कस करूँगी। यहाँ पे सिर्फ आप फॉर्मूले पे फोकस करें कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद है तो डायमेंशन भी हो जाएगी, ठीक है। तो सरफेस टेंशन मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे बता दिया कि सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन होता है आपका किसी भी सरफेस पर लगने वाला फोर्स, ठीक है, या ठीक है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है आपका फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। अगर आप फोर्स को किससे डिवाइड कर दो, लेंथ से, तो आपके पास क्या रहता है, सरफेस टेंशन या फिर पृष्ठ तनाव, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और लेंथ की यूनिट हो गई मीटर, समझ में आ गई। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो फॉर्मूले से हमने यूनिट देख ली। अब देखिए डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन हम जानते हैं कितनी होती है, m1 L1 T-2 होती है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे किससे, लेंथ से, क्योंकि लेंथ से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ डिवाइड हो रहा है L1, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, m तो 1 है ही, उसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि और कोई मास का है नहीं। L, अब देखो अभी L ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो L की 1 पावर पहले से ही है, -1 और आ जाएगी तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो L हो गया 0, ठीक है। T-2, T तो है ही -2 और कोई T है भी नहीं, समझ में आ गई। तो m1 L0 T2 T-2 है ना, ये किसकी हो गई डायमेंशन, सरफेस टेंशन की, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए नंबर 12 आपकी है फोर्स कांस्टेंट। ये भी आपका आएगा टॉपिक आगे, फोर्स कांस्टेंट। अच्छा ये इसके ब्रैकेट में बता देती हूँ मैं आपको किस किस से दिखाते हैं। वर्क को दिखाते हैं हम W से, एनर्जी को बताते हैं हम E से, सरफेस टेंशन को बताते हैं हम T से, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट को बताते हैं K से, कैपिटल K से, ठीक है भाई, कैपिटल स्मॉल K से, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स कांस्टेंट भी आपका वही होता है, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि वर्क और एनर्जी तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स कांस्टेंट होता है फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, मतलब अपॉन में आ गया इसमें। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और इसकी क्या हो गई मीटर, डिवाइडेड डिस्प्लेसमेंट मतलब है तो लेंथ ही। तो ऊपर आपकी सरफेस टेंशन का भी फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब चीज़ एक ही, आप डिस्टेंस ही तो मेजर करोगे एक तरीके से, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट में भी क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ ही है एक तरीके से, यानी कि तभी तो यूनिट न्यूटन पर मीटर आई है आपकी, ठीक है। तो सेम ही होगी डायमेंशन भी, आप यहाँ जैसे आपने यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन में लेंथ से डिवाइड किया था, यहाँ पे भी आप वापस वही करोगे तो सेम यूनिट सेम डायमेंशन आएगी। तो वही देख लो आप किसकी, सरफेस टेंशन की और फोर्स कांस्टेंट की सेम होती है डायमेंशन। कल हमारी क्या क्या सेम आई थी, कल हमारी आई थी लीनियर मोमेंटम की और इम्पल्स की सेम डायमेंशन आई थी। ये देखो लीनियर मोमेंटम की m1 L1 T-1 आई थी और इम्पल्स की भी m1 L1 T-1 आई थी, ठीक है। तो ये भी आप साथ में नोट डाउन करते जाना कि किस किस की इक्वल आ रही है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन की और फोर्स कांस्टेंट की भी सेम होती है, यानी कि m1 L0 T-2, दोनों के फॉर्मूलाज भी सेम होते हैं, यूनिट भी सेम होती है, तो डायमेंशन भी सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 13 में आपका किसकी मैं बताने जा रही हूँ डायमेंशन, वो आप ले लीजिए फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। पहले सिंपल ही बता रही हूँ आपको। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से शो करते हैं, ये आपके लिए नया है, कभी कभी स्मॉल f से भी शो कर देता है, तो इसको हम बोलते हैं न्यू। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस हो सकते हैं वो किसको बताएगा, फ्रीक्वेंसी को बताएगा। समझ में आ गई। जैसे हम जानते हैं कि जो घड़ी होती है वो कैसे चलती है, 1 मिनट में उसके 60 सेकंड होते हैं और 1 मिनट में वो 1 चक्कर लगाती है, समझ में आ गई। तो 1 सेकंड में कोई भी चीज़ कितना मूव कर सकती है वो किसको बता रहा है, फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। तो कितने 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस हो सकते हैं वो फ्रीक्वेंसी को बताता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की यानी कि आप कह सकते हैं वाइब्रेशन को, तो आप क्या कहोगे, वाइब्रेशन मतलब वाइब्रेशन है, उसको क्या कहोगे, कुछ नहीं, ठीक है। और नीचे क्या है, टाइम, यानी कि रिवर्स अपॉन टाइम, यानी कि आप इसको यही तो कहोगे 1 अपॉन टाइम, ठीक है। वाइब्रेशन 1 अपॉन टाइम, ठीक है। ओके, तो यूनिट क्या हो गई इसकी,
यूनिट हो गई इसकी, आप इसको सेकंड इनवर्स भी कह सकते हो यानी कि समय का उल्टा, और आप इसको क्या कह सकते हो, हर्ट्ज। हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। HZ से शो करते हैं इसको। तो फ्रीक्वेंसी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो सुन लो आप, 1 सेकेंड में यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स इन पर यूनिट सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पर आप यहाँ पे केवल फॉर्मूला देख लीजिए, यानी कि वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम का रिवर्स मतलब सेकेंड का इनवर्स मतलब उल्टा, ठीक है। मतलब 1/2 आप सेकंड इनवर्स से कंफ्यूज हो रहे तो आप इसको 1/2 लिख लेना। इस 1/2 को ही क्या कहा जाता है, हर्ट्ज, ठीक है। तो आप बता सकते हो मुझे इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन होगी m तो है ही नहीं, मास तो कहीं है ही नहीं, कहीं काम नहीं आ रहा मास, लेंथ कहीं काम नहीं आ रही, लेकिन टाइम का क्या है, इनवर्स यानी कि t-1। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आपकी है, आप ले लीजिए एंगल की, ठीक है। एंगल को हम थीटा से ही शो करते हैं, हर जगह जानते हैं। एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या होती है, आर्क मतलब कोई भी आपने, जैसे सपोज करें आप कि ये आपने एक सर्कुलर, मेरे पास ग्राउंड है, ठीक है, और ये सेंटर है उसका, और आप यहाँ पे हो ए, चल करके कहाँ आ गए, बी पे आ गए। ए से चल करके बी पर आ गए तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, ए बी के बराबर, यानी कि ये वाली जिसको मैं डार्क कर रही हूँ ये डिस्टेंस कवर कर ली, तो ये क्या कहलाती है, आर्क, ठीक है, क्या कहलाती है, आर्क। और ये जो दूरी है इन दोनों पॉइंट की सेंटर से, वो क्या कहलाती है, रेडियस, ठीक है। तो रेडियस तो आप जानते ही होगे, आर्क भी जानते होगे, पर मैंने बता दिया। तो ये क्या, ए बी जो है आपका यहाँ पे क्या है, ए बी आर्क है, और ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है। समझ में आ गई। तो आर्क अपॉन रेडियस होती है। तो आर्क भी क्या है, एक तरीके से लेंथ ही तो है, आपने जो डिस्टेंस कवर की वही तो आर्क है। आर्क क्या है, आपने जो डिस्टेंस कवर की, और रेडियस क्या है, वो भी तो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। तो आर्क भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, और रेडियस भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है। समझ में आ गई बात आपको, यानी कि डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, इसका मतलब यूनिटलेस, यानी कि इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ऊपर भी डिस्टेंस है, नीचे भी डिस्टेंस है, दैट मीन्स उसकी कोई भी यूनिट नहीं है। समझ में आ गई बात आपको। अच्छा, लेकिन ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कोई यूनिट नहीं होगी, लेकिन हम एंगल की यूनिट बताते हैं ना, क्या बताते हैं, रेडियन में बताते हैं, या फिर आप डिग्री लगा देते हो, ठीक है। तो वो मैथमेटिकली है, बट अगर आप फॉर्मूला वाइज देखें तो ये अगर इस फॉर्मूले से देखेंगे आप, तो अब आप पता है ये एंगल क्यों आता है, रेडियन आया कैसे, वो पता है कैसे आया, क्योंकि आप ए से बी तक जो चल करके गए वो एक सीधी डिस्टेंस तो है नहीं भाई, जैसे ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है वो तो एक स्ट्रेट डिस्टेंस है, उसको आप लेंथ में मेजर कर सकते हो। लेकिन ए से बी घुमाव है ना, इसमें जो कर्व आ रहा है, इसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि ये यूनिटलेस है। समझ में आ गई। अगर आप आर्क को एक डिस्टेंस कहोगे तो फिर इसकी कोई यूनिट नहीं है, लेकिन आर्क जो है हमारी ये कैसी है, कर्वी शेप की, इसका मतलब ये घुमावदार है। अगर आपके पास एक सीधा तार है, अगर आप उसको घुमा दोगे तो वो वक्री हो जाएगा, दैट मीन्स वो कर्वी हो जाएगा। इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ बैंड आ गया, एंगल आ गया, तो उसको हम किस में नापेंगे, रेडियन में या फिर डिग्री में। बात समझ में आ गई। यूनिट क्या होगी इसकी, रेडियन और डिग्री है ये, ठीक है, और स्लैश मतलब इसको बटे में मत समझ लेना, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या इसकी डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन होती है इसकी m0 l0 t0, यानी कि ये क्वांटिटी मेरी कैसी होती है, डायमेंशनलेस, यानी कि इसकी कोई भी क्या नहीं होती, डायमेंशन नहीं होती। तो पेपर में पूछा जाता है एंगल की डायमेंशन बताइए, तो एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वर्ड में नहीं लगाती तो वेलोसिटी होता खाली, और वेलोसिटी की तो हम पढ़ चुके हैं डायमेंशन। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है, और m0 l1 t-1 इसकी डायमेंशन होती है। तो भाई वेलोसिटी एंगुलर हो तो क्या होगा, है ना। तो वो देखिए आप, एंगुलर वेलोसिटी है तो इसका फॉर्मूला होगा एंगल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, एंगल डिवाइडेड बाय टाइम कह लो आप, ठीक है। तो एंगल डिवाइडेड बाय टाइम किसको बताएगा, आपका एंगुलर वेलोसिटी को बताएगा। अब एंगल की यूनिट क्या बताते हो आप, रेडियन, और टाइम की क्या बताते हो, सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड किसकी यूनिट हो गई, एंगुलर वेलोसिटी की।
अभी बताया मैंने ऊपर, एंगल के लिए जो यूनिट काम में लेते हैं वो रेडियन काम में लेते हैं। RAD से दिखा रही हूँ उसको मैं, टाइम के लिए सेकंड, ठीक है। अब एंगल की तो कोई वो नहीं होती डायमेंशन, M0 L0 T0, और टाइम की क्या होती है T1। इसका मतलब डायमेंशन क्या हो गई, M0 L0, T को ऊपर ले जाओ माइनस हो जाएगा -1। समझ में आ गई बात। तो आपको M0 L0 T-1 एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन होती है, और ये डायमेंशन किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की। तो आप देख रहे हो ना, फ्रीक्वेंसी की और इनकी सेम होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की और एंगुलर वेलोसिटी की सेम डायमेंशन होती है, ठीक है। इसी तरीके से वर्क की और 4 कांस्टेंट की भी सेम होती है, ठीक है। 1-2 की और बच रही है आपकी, कल इसको ख़त्म करा के डायमेंशन को नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।